तो दोस्तों, अगर आप बीएड की पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है या किसी प्रकार की भी समस्या, असिस्टेंट और गाइडेंस या 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे विथ योर नेम एंड योर ईयर। आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्रीमियम कोर्सेज। मैं आपको अपने प्रीमियम बैच में ज्वाइन कर दूंगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं अजीत आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ही नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बीएड एग्ज़ाम बाय अजीत सिंह 1.0। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम है 1.0। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा ये चैनल है ये टोटली डेडिकेटेड है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो कंटेंट इंग्लिश में पढ़ना शुरू करते हैं। अगर यही कंटेंट आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे जो दूसरा चैनल है बीएड एग्ज़ाम बाय अजीत सिंह, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो इस तरह के जो भी कंटेंट है, अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो आप इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के जो बीएड सेकंड सेमेस्टर का पेपर होता है हमारा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी, वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सेक्शन ए में आते हैं और अक्सर आप देखेंगे कि ये जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कई बार ये क्वेश्चन पूछे भी गए। तो हम लोग ध्यान से यहाँ पर अभी इन क्वेश्चन को 1 बाय 1 कवर करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग। ऐसे क्वेश्चन आप खुद भी बहुत सारे पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ ऐड किए, अगर आपको ये अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ इनको एग्ज़ाम में यूज़ करें। सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टीचर्स आर, पहला है अ गुड एजुकेशन हैज़ पर्पस। सो मतलब जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो एक पर्पस के साथ आपको पढ़ाना चाहिए, ठीक है। जो भी आपको गुड एजुकेशन इज़ वेल प्लान्ड। सो जो गुड टीचिंग होगी, यानी कि एक अच्छा जो एजुकेशन सिस्टम होता है, एक गुड टीचिंग जो होगी उसमें हमेशा एक प्लानिंग होती है। सो एक वेल प्लान्ड मैनर में चीज़ों को सिखाया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे अ गुड टीचिंग इज़ बेस्ड ऑन द प्रायर नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। पहला हमने क्या बताया कि गुड टीचिंग का इज़ ऑलवेज हैज़ ए पर्पस। सेकेंड, अ गुड टीचिंग हैज़ अ वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर। थर्ड पॉइंट इज़ अ गुड टीचिंग इज़ बेस्ड ऑन द प्रायर नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। इट मीन्स कि जो बच्चा अभी पढ़ रहा है उसको हम उसके पहले के एक्सपीरियंस से, पहले के नॉलेज से जोड़ कर पढ़ेंगे ताकि जो चीज़ें उसको अभी तक आ रही थी वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो। अगर कोई चीज़ उसने सीखी है पहले तो वो अब जब पढ़ेगा तो और बेहतर तरीके से उसको सीख पाएगा। इन ए गुड टीचिंग स्टूडेंट्स आर एनकरेज बाय गुड टीचिंग। सो गुड टीचिंग वही होती है जिसमें स्टूडेंट्स आर मोटिवेटेड एंड एनकरेज टू स्टडी। अ गुड टीचिंग इज इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव फॉर स्टूडेंट। तो गुड टीचिंग के ये भी क्वालिटीज़ है कि इससे स्टूडेंट जो इफेक्टिवली समझते भी हैं और दे फाइंड देमसेल्फ इंटरेस्टेड। अ गुड टीचिंग प्रोवाइड्स प्रॉपर गाइडेंस टू द स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप सिर्फ स्टूडेंट को पढ़ा नहीं रहे हैं बल्कि उनको सही से गाइड भी करते हैं कि वट एवर दे आर लर्निंग हाउ दे कैन अंडरस्टैंड इट इन ए बेटर वे। साथ ही साथ आप ये भी इनको बता रहे हैं कि आप इस चीज़ को किस तरह से समझ सकते हैं। इस बात को समझाने के आपके पास में अलग अलग टेक्निक्स भी होती है। अ गुड टीचिंग यानी अ गुड टीचिंग हेल्प इन लर्निंग एंड इन अडेप्टिंग टू द एनवायरनमेंट, ठीक है। आप देखें अ गुड टीचिंग हैज़ ए साइकोफिजिकल एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। मतलब यहाँ पे जो गुड टीचिंग होती है या टीचर जो है जो अच्छा टीचिंग करता है वो इस बात को इंश्योर करता है कि वो स्टूडेंट्स के साइको यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ मेंटल डेवलपमेंट के ऊपर भी फोकस करे। इन अ गुड टीचिंग अ गुड टीचर क्रिएट्स ए बायस फ्री इन्वायरमेंट विच इज़ इंटरैक्टिव लर्निंग। सो अगर एक अच्छे टीचिंग एनवायरनमेंट की बात करें तो एक गुड टीचिंग तब कहा जा सकता है जब टीचर के अंदर वो एबिलिटी हो कि वो अपने क्लासरूम का एनवायरनमेंट बिल्कुल भी बायस फ्री रखे। मतलब किसी की तरफ उसका कोई झुकाव ना हो, किसी के साथ वो पार्शियलिटी ना करे, चाहे वो मेल फीमेल की बात हो, चाहे कास्ट जेंडर की बात हो, चाहे फिर वो रिलीजन की बात हो, किसी तरह का कोई डिफ्रेंशिएशन ना करे, कोई भेदभाव ना करे। तो क्लास कैसा होना चाहिए, इंटरैक्टिव, जहाँ की हर एक स्टूडेंट्स जो है कंफर्टेबली अपने टीचर के साथ बात कर सकता है, अपने दोस्तों के साथ में जो आइडियाज़ है, जो कॉन्सेप्ट वो समझ रहे हैं उनको शेयर कर सके, डिस्कस कर सके।
यहाँ पे देखेंगे गुड टीचिंग इज रिलेटेड टू डायग्नोस्टिक, रेमेडियल एंड इवेल्युएशन मेथड। तो गुड टीचिंग के अंदर ये खास बातें होती हैं कि वो आपके डायग्नोस्टिक इन नेचर भी होता है। गुड टीचिंग डायग्नोस्टिक नेचर का मतलब कि वो कॉजेज़ को समझता है कि स्टूडेंट की लर्निंग में क्या कमी है। उसके बाद गुड टीचिंग की ये भी खास बात होती है कि अगर उन कमियों को पता कर लेता है तो फिर उन कमियों को दूर करने के लिए उनके लिए इफ़ेक्टिव तरीके भी ढूंढकर उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। और इवैल्यूएशन, जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती, जो भी चीज़ें सिखाई जाती, टाइम टू टाइम थ्रू द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट, थ्रू द प्रोसेस ऑफ एग्ज़ाम्स, क्विजेस, आपका जो भी लर्निंग होता है उसका इवैल्यूएशन भी होता रहता है। इन अ गुड टीचिंग देयर इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। तो आपको इस बात को भी समझना है। अ गुड टीचिंग अफेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ every aspect of the student and a good teaching provides emotional stability to the student also। तो आपने देखा कि ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, जो कि आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि एक अच्छी टीचिंग के इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ होती हैं। एक अच्छे टीचिंग या गुड टीचिंग के ये सारी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। अगर ये आपको एफर्ट अच्छा लग रहा हो और ये जो नया चैनल हमने आपके लिए डेडिकेटली उन सारे स्टूडेंट के लिए जो कि इंग्लिश में कंटेंट पढ़ना पसंद करते हैं उनके लिए बनाया है, अगर मेरा ये एफर्ट आप लोग को अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद जो है आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि जो कंटेंट वो इधर उधर ढूंढने में अपना परेशान हो जाते हैं, टाइम वेस्ट होता है, वो उनका ना हो। और साथ ही साथ अगर मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर ही सकता हूँ। सो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दे। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ एक्सप्लोरेटरी क्वेश्चनिंग स्किल या व्हाट इज़ परसुएशन क्वेश्चनिंग। मतलब यहाँ पे कि कुछ टीचर होते हैं ना कि जो आपसे वो जवाब चाहते हैं उसके लिए वो ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि आप जवाब दे ही देते हो। तो वही बात है, उनको बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी क्वेश्चनिंग स्किल और वी कैन ऑल्सो कॉल देम परसुएशन क्वेश्चनिंग स्किल। आइए देखते हैं होता क्या है। सो फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे समझेंगे, फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, जस्ट अ मिनट हाईलाइट कर दूं मैं आपके लिए। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग इन ए टीचिंग प्रोसेस व्हेन द टीचर आस्क स्टूडेंट्स, जस्ट अ मिनट में थोड़ा सा इसको रीसेट कर रहा हूँ, जस्ट मिनट, या अभी उम्मीद करता हूँ आपको दिख भी रहा होगा सारी चीज़ें। फॉर बेटर लर्निंग इन द टीचिंग प्रोसेस व्हेन अ टीचर आस्क स्टूडेंट द क्वेश्चन टू द स्टूडेंट विच डेवलप reasoning power, thinking skill in the student, then such questions are called as exploratory question. For the development of the lesson plans, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। For the development of the lesson plan, the teacher asks question to the student and sometime when they are unable to answer the question which teacher takes or asks to take the help of to find the correct answers are called as probing question, persuasion question or exploratory question. Such teaching skills of teachers are called persuasive teaching skills। तो आपको यहाँ मैं समझा दूँ कि मतलब कई बार क्या होता है कि हम जब कोई टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं और हम जब क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे से डायरेक्ट क्वेश्चन और बच्चा उसका आंसर नहीं दे पाता, तो कई बार हम क्या करते हैं उसी क्वेश्चन के आंसर को पता लगाने के लिए कई बार हम उसी टॉपिक से जुड़े कई दूसरे प्रश्न करते हैं, कुछ दूसरे क्वेश्चन करते हैं जिनके बच्चे जवाब देते देते वो समझ जाता है कि अरे जो क्वेश्चन मुझसे पहले पूछा गया था उसका आंसर क्या। तो जब एक टीचर यानी कि व्हेनेवर अ टीचर ट्राइज टू find out या help a student to find out the correct answer by asking those questions which are not directly related to the question but it can help, such question can help them to find out the right answer of the question. Such skill of asking question is called as, such skill of asking or selecting those questions which help a student in finding the right answers are called as persuasive skill, exploratory questioning skill। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे। आइए आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज माइक्रो टीचिंग साइकिल। सो फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और देखिए माइक्रो टीचिंग के ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेगा, एग्जाम में भी आएगा। मैं अपने बीएड
एग्ज़ाम के जो मेरा पेड बैच है वहाँ पर भी ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। अभी आगे आने वाले वीडियोस में भी मैं आपको ये सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा। तो माइक्रो टीचिंग साइकिल पूछा है। अब देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है हमको, यहाँ पर जस्ट चीज़ के बारे में कि साइकिल कैसा होता है उसके बारे में थोड़े से लिखने। सो बेसिक माइक्रो टीचिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ 36 मिनट। जो साइकिल होता है हमारा 36 मिनट्स का होता है। एंड इन दिस 36 मिनट साइक्लिक प्रोसेस ट्रेनी टीचर ट्राइज टू लर्न द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर द टीचिंग मेथड। तो यहाँ पर क्या होता है, माइक्रो टीचिंग होती है, ट्रेनी टीचर्स जो होते हैं उनको बेस्ट टीचिंग प्रैक्टिसेस, बेस्ट टीचिंग हैबिट्स और जो स्किल्स होते हैं फॉर ए गुड टीचिंग वो सिखाने के लिए होता है। आइए देखते हैं डायग्राम को। यहाँ पे हिंदी में क्या है, इंग्लिश में कर लेंगे। पाठ यानी कि प्लान बनाते हैं, शिक्षण करते हैं, यानी कि 6 मिनट्स के लिए हम लोग पहला इनिशियल टीचिंग करते हैं। प्रतिपुष्टि 6 मिनट, उसके बाद 6 मिनट का आपको फीडबैक दिया जाए। पहले आप 6 मिनट पढ़ाएंगे 6 मिनट की, और उसके बाद 6 मिनट जैसे आपके कंप्लीट होंगे फिर अगले 6 मिनट तक आपको फीडबैक दिया जाता है कि आपने कैसा पढ़ाया। फिर आप क्या करते हो, अब अपने जो आपको फीडबैक मिला उसके बेसिस पे आपने जो पढ़ाया उसके आप फिर से प्री प्लान करते हो, तो री प्लान करते हो और 12 मिनट तक आपको टाइम मिलता है इसको तैयार करने का। सो 12 मिनट में आप रेडी कर लेते हो, फिर वापस 6 मिनट वापस से पढ़ाते हो, यानी कि ऐसे चलता है हमारा साइकिल। मैं आपको बताता चलो, पहले आप स्टेप 1 ये करोगे, फिर स्टेप 2 ये, फिर स्टेप 3, फिर यहाँ पर स्टेप 4, ये स्टेप 5, और इसी तरह से बार बार ये साइकिल गोल गोल घूमता रहता है। और ये एक खास बात है कि अब जब भी टीचिंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए हम माइक्रो टीचिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि इसी 36 मिनट के अंदर, इन दिस 36 मिनट वी लर्न ईच एंड एवरी स्किल ऑफ टीचिंग। एक बार में कोई एक ही स्किल हम सीखते हैं, लाइक कि एक बार में हम हो सकता है कि बच्चों को एक्सप्लेन करने का स्किल सीखें। सेकेंड टाइम भी जब माइक्रो टीचिंग करें तो हम बच्चों को कैसे क्लासरूम में एंगेज कर सकते हैं वो सीखें। थर्ड टाइम हम सीखेंगे कि ब्लैक बोर्ड का, स्मार्ट बोर्ड का, टीचिंग एड्स का कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से जब भी माइक्रो टीचिंग करेंगे एक बार में कोई एक ही स्किल सीखेंगे हम लोग। सो उम्मीद कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट को आप समझ पा रहे होंगे। सो बेसिकली देयर आर 6 स्टेप इन्वॉल्व इन माइक्रो टीचिंग। फर्स्ट वन इज वी प्लान द टीचिंग, हमको जो टीचिंग करना है उसको हम लोग प्लान करते, देन वी टीच, देन वी गेट फीडबैक, देन वी री प्लान बेस्ड ऑन आवर फीडबैक, then we reteach based on our replan of the topic, and finally we again get the feedback. So ये साइकिल चलता रहता है और बार बार इसी तरह से घूमता रहता है जब तक कि हम लोग एकदम एक्सपर्ट नहीं हो जाते अपने सब्जेक्ट में। देयर कैन बी वेरिएशन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रैक्टिस सेशन, मतलब जो क्वेश्चन हो सकता है, ये ऊपर जो स्टेप्स है ना उसमें थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। अब आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। What is the meaning of blackboard writing skill? चलिए देखते हैं। So blackboard writing skill are part of various skill in माइक्रो टीचिंग का ही एक इम्पॉर्टेंट स्किल है जो सिखाया जाता है आपको। ब्लैकबोर्ड राइटिंग स्किल भी जो है माइक्रो टीचिंग में आपको सिखाया जाता है। सो ड्यूरिंग द टीचिंग ट्रेनिंग ऑफ द टीचर it is very important for a teacher to have knowledge of blackboard writing skill under micro teaching training. A proper knowledge of blackboard writing skill helps a teacher to effectively use blackboard for teaching student even with limited resources. अब क्या कह रहा जा रहा है कि माइक्रो टीचिंग के दौरान ही एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्किल है जो आपको सिखाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं ब्लैकबोर्ड राइटिंग स्किल। इसका मतलब ये होता है कि आप किस तरह से ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे अपने टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, किस तरह से स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे आप यूजिंग द ब्लैक बोर्ड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपका माइक्रो टीचिंग का भी, और एक नॉर्मल टीचर को इसका इस्तेमाल करना, इसका यूज़ करना आना चाहिए। इसमें क्या होता है कि टीचर को सिखाया जाता है कि अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज भी हैं तो किस तरह से आप जो है अपनी क्लास को कंडक्ट कर सकते हैं। अब ब्लैकबोर्ड राइटिंग स्किल इज एसेंशियल फॉर टीचर टू इफेक्टिवली कंडक्ट देयर क्लासेज विथ स्टूडेंट ऑफ डाइवर्स बैकग्राउंड। अब ब्लैकबोर्ड राइटिंग स्किल इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है आपकी क्लास में ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हो जो कि अलग अलग बैकग्राउंड से हों। दे विल बी कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड, लाइक समवन कैन बी फिजिकली डिसेबल, समवन कैन बी mentally disturbed, someone can be not so good in studies, someone can be mentally retarded। तो हो सकता है आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे, देयर कैन बी स्टूडेंट हु आर क्वाइट इंटेलिजेंट, जिनको बोलते हैं गिफ्टेड चाइल्ड। तो आपकी क्लास में अगर इतना वेराइटी होगा तो उन सबको सही से सिखाने के लिए आपको ब्लैकबोर्ड राइटिंग स्किल आना ही चाहिए। तो आपको ये पॉइंट्स यहाँ पे लिखने हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी क्वेश्चन को ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन राइटिंग ऑन अ ब्लैक बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड पर लिखते हुए हमको क्या ध्यान रखना है, तो आइए देखते हैं। सो व्हाइल राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड we have to focus on following points. It includes the following point. The blackboard should be fully used. आपको पूरा blackboard का इस्तेमाल करना है, अच्छे से इस्तेमाल करना आना भी चाहिए। After writing something on the blackboard, students should be given the opportunity to write down their notes. मतलब कि एक बार ब्लैक बोर्ड पे जब आप कुछ लिख दें तो स्टूडेंट्स को सफिशिएंट टाइम दें कि जो आपने लिखा है, जो पढ़ाया है, जो सिखाया, स्टूडेंट उसको कॉपी भी कर सकें। सो इट्स इम्पॉर्टेंट। ईच लेटर शुड बी डिस्टिंक्ट एंड क्लियर। जो आप लिख रहे हैं वर्ड्स, जो आप सेंटेंसेस लिखते हैं, मतलब वो पढ़ने लायक होना चाहिए, इजीली विजिबल होना चाहिए और साफ साफ होना चाहिए। देयर शुड बी ए सफिशिएंट डिस्टेंस बिटवीन टू लेटर्स एंड टू वर्ड्स। और जो लेटर्स बनाएं वो तो साफ साफ रखें और शब्दों के बीच में जो वर्ड्स होते हैं उनके बीच में गैप रखें सफिशिएंट। आइए आगे देखते हैं। There should be sufficient distance between two letters and two words, and the orientation of each letter should be as vertical as possible. ऐसा नहीं, कुछ लोग टेढ़ा टेढ़ा लिखते हैं, किसी कोई दाएं कोई बाएं झुका कर लिखता है। तो कोशिश ये होनी चाहिए एज ए टीचर कि आप टेढ़ा, जिनको बोलते हैं ना इटैलिक, इस तरह से ना लिखें, बल्कि यू शुड ट्राई टू राइट इन ए वेरी स्ट्रेट, लाइक आई वांट टू से कि आपका जो लेटर होना चाहिए उसका ओरिएंटेशन होना, इट हैज़ टू बी स्ट्रेट। तो सीधे सीधे अक्षर बनाइए, टेढ़े टेढ़े नहीं। The size of the letter should be large enough to be read from the far end of the room. मतलब क्या होता हो सकता है आपका क्लासरूम बड़ा हो तो बच्चे पीछे भी बैठे होंगे, तो आप इतने बड़े फॉन्ट्स का इस्तेमाल करें ब्लैक बोर्ड पे कि अगर कोई बच्चा लास्ट में भी बैठा है, लास्ट रो में भी बैठा है, तो वो सारी चीज़ें को देख पाए जो आप ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं। The size of the capital letter should be smaller than the स्मॉल लेटर, शुड बी लार्जर देन द स्मॉल लेटर। ये ध्यान रखना। अगर आप लोग हेडिंग बना रहे हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ, ये जस्ट अ मिनट, जैसे मैं आपको यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ बुक, तो मैं बी इस तरह लिखूँगा, स्मॉल लेटर इस तरह से लिखूँगा, बुक, है ना। मैन लिखना है एम, तो ए एन, तो मैंने क्या किया, देखिए आप यहाँ पर स्मॉल लेटर और ये बड़ा लेटर बड़ा बनाया, बी का। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कैपिटल लेटर किस तरह से लिखने हैं, स्मॉल लेटर्स कैसे लिखने हैं आपको। ये सब राइटिंग स्किल है। व्हाट इज़ ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स? जी हाँ दोस्तों, इसको बोलते हैं ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स। ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स क्या है? सो ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस इन द क्लासरूम, इन ऑर्डर टू हेल्प द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स बेटर, present the facts in a more enjoyable way, some of the teaching aids are used that we can see and hear. At the same time, such teaching aids are called audio visual material. Example: animation, video, short clips, video conferencing, recorded lectures, charts and model. तो क्लासरूम में जब पढ़ाते वक्त में हम लोग कुछ ऐसे ICT टूल्स का यूज़ करते हैं जिससे कि क्लासरूम बहुत इंटरेस्टिंग हो जाए। तो ऐसे ICT टूल्स को हम लोग बोल सकते हैं ऑडियो विजुअल, क्योंकि जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनको हम देख भी सकते हैं और उनको हम लोग सुन भी सकते हैं, जैसे कि ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियोस, क्लिप्स। तो ये सारी चीज़ें क्या हम सुन भी सकते हैं, इनको देख भी सकते हैं। तो ऐसे टीचिंग एड्स जिनको कि हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, इनको हम ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स बोलते हैं। ऑडियो विजुअल मटीरियल हैज़ बिन डिफाइंड बाई वेरियस स्कॉलर्स। और कुछ स्कॉलर्स के डेफिनेशन भी देख लेते हैं। एन ऑडियो विजुअल मटेरियल इज द मटेरियल दैट एड्स इन अंडरस्टैंडिंग रिटन और स्पोकन टेक्सचुअल मटेरियल इन द क्लासरूम और इन द अदर लर्निंग सिचुएशन। ये डेंट ने बोला है। ऑडियो विजुअल मटेरियल इंक्लूड ऑल दोस मीन्स विच हेल्प स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन द लेसन एंड अंडरस्टैंड इट ईजिली एंड अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग। ये किसने बोला? एल्विन स्ट्रॉन्ग ने। सो दोस्तों, ये हमारा पार्ट 1 है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करते हैं जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं वो सारा कुछ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर ये एफर्ट मेरा आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस कर लीजिए, ताकि अगली बार जब भी इस चैनल पे कोई वीडियो पोस्ट करता हूँ, देन यू डेफिनेटली गेट दैट नोटिफिकेशन। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।